5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके अगले 20 सालों में आप कितना पैसा बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं। तो आरडी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 5,000 पर मंथ और इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन को लेते हैं 20 साल, तो ये मैंने ओपन कर लिया है रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर। मंथली इन्वेस्टमेंट है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट पीरियड है 20 साल कंसीडर करेंगे और रेट ऑफ रिटर्न को अज्यूम करते हैं 7%। वैसे ये 6 से 7.5% के बीच में रहता है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं 7%। और इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करते हैं क्वार्टरली, जो जनरली आरडी की केस में होता है, और टैक्स एज्यूम कर लेते हैं 10% का। तो टोटल कैलकुलेशन 20 सालों में आपने इन्वेस्ट किया है 12 लाख, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 14,30,000 के आसपास। टोटल वैल्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट क्लोज टू 24,80,000। अब हम देखते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर में, तो वही इन्वेस्टमेंट अगर आप पीपीएफ में अगले 20 सालों तक करते तो अगेन मंथली इन्वेस्टमेंट को हम कर देंगे 5,000। एट प्रेजेंट जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% का, और टेन्योर जो हम पकड़ेंगे वो होगा 20 ईयर्स। तो अगेन इंटरेस्ट मिलेगा 14,50,000 के आसपास का। आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 27,50,000 के आसपास का। इस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और आप एवरी ईयर 60,000 का टैक्स रिबेट भी करवा सकते हैं 80C के तहत। तो अगर हम आरडी और पीपीएफ को कंपेयर करें तो आरडी के मुकाबले पीपीएफ ने थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न तो दिया है। तो दोस्तों, अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, तो मैंने ओपन कर लिया है एसआईपी कैलकुलेटर। अगेन मंथली इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 का, रेट ऑफ रिटर्न हम पकड़ेंगे 15%। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप, देन 15 से 18% डेफिनेटली अचीवेबल है इन ए लॉन्ग टर्म। हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसे इन्वेस्ट करना है, और टेन्योर लेते हैं 20 ईयर्स। तो आपको इंटरेस्ट मिलता 63,80,000 के आसपास का, और आपके पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू होता 75,80,000। अब टैक्स की बात करते हैं। आपको टैक्स लगेगा जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, यानी 63,80,000 में, और यहाँ आपको लगेगा LTCG टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि फ्लैट 10% होगा ऑन इंटरेस्ट अर्न अबव 1 लाख। तो 63,80,000 से अगर 1 लाख को निकाल देते हैं तो बचता है 62,80,000। इस पे लगेगा फ्लैट 10% का टैक्स। तो आपको टैक्स पे करना होगा 6,30,000 के आसपास का। आपको टोटल मिलेगा, अगर हम 63,80,000 में से 6,30,000 को निकाल देते हैं तो बचता है 56,50,000 प्लस आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख। तो आपको मिलेगा टोटल 68,50,000। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप अगर 20 सालों तक इन्वेस्ट करते 5,000 पर मंथ, तो आरडी में मिलता ये, पीपीएफ में मिलता आपको ये, और म्यूचुअल फंड में आपको मिलता ये। अगेन आप ये मत समझ लेना कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। हाँ, म्यूचुअल फंड से हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, बट हमें एक रिस्क भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिस्क एपेटाइट एंड योर गोल। इफ़ योर गोल इज टू प्रोटेक्ट द मनी, गो विथ फर्स्ट टू ऑप्शन। इफ़ योर गोल इज टू ग्रो योर मनी, देन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 20 साल बाद इस पैसे की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल से इन्फ्लेशन को समझाया है, सो डू चेक दैट आउट। लेकिन दोस्तों, 20 सालों में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। तो मैं आ चुका हूँ एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर में। अमाउंट रहेगा 5,000। हर साल आप इन्वेस्टेड अमाउंट को 5% से बढ़ाएंगे, क्योंकि सैलरी भी 5 से 10% तो बढ़ता ही है। रिटर्न रहेगा अगेन 15%, और ड्यूरेशन होगा 20 ईयर्स। तो 20 सालों बाद दोस्तों, आप टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे वो 20 लाख के आसपास का होगा। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऑलमोस्ट 71 लाख का, और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 90,80,000 का। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आप इसी को 22 साल तक करते हैं, यानी मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स टू 22, और अगर कैलकुलेट करूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ हमने 2 साल एक्स्ट्रा
इन्वेस्ट किया, यहाँ हमें ऑलमोस्ट 34 लैक्स एक्स्ट्रा मिला। अब अगर इसी को मैं 25 ईयर कर दूं, यानी सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा, तो आप देख सकते हैं 5 सालों में हमारा कॉर्पस ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना ज़्यादा ड्यूरेशन तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी कॉर्पस वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। अगर आप 5000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और 10 से 15 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सिरदर्दी है। हमें पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना, स्मार्ट वे में डाइवर्सिफाई करना है। अगर मैं पर्सनली 5000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा होता तो मैं इन्वेस्टेड रहता सिर्फ 2 या फिर 3 म्यूचुअल फंड में। पहला सेलेक्ट करता एक इंडेक्स फंड और इसमें इन्वेस्ट करता 2000 रुपये पर मंथ। दूसरा सेलेक्ट करता एक मिड कैप और इसमें इन्वेस्ट करता 1500 रुपये की SIP। और आखिर में सेलेक्ट करता एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्ट करता 1500 रुपये पर मंथ। बस इन तीनों म्यूचुअल फंड से ही मैं हर मार्केट कैप को टैप कर लूँगा और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये 3 कैटेगरी ही क्यों सेलेक्ट किया है? इंडेक्स फंड इसीलिए क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो लो होता है, स्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है 12% के आसपास का। मिड कैप इसीलिए क्योंकि यह म्यूचुअल फंड मुझे इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न देगा। एट द सेम टाइम स्मॉल कैप से कम रिस्क, 16% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ए लॉन्ग रन। और आखिर में है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इसीलिए क्योंकि ये मुझे हाई रिस्क में हाई रिटर्न जनरेट करके देगा। लॉन्ग रन में 18 से 20% तक रिटर्न्स मिल सकता है। तो बात करते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड के नाम की। सबसे पहला फंड है इंडेक्स फंड, जो कि मैं सेलेक्ट करता ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेकंड फंड यानी मिड कैप कैटेगरी से है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और तीसरा फंड स्मॉल कैप की कैटेगरी से मैं सेलेक्ट करता निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो म्यूचुअल फंड्स के नाम तो आपने देख लिए, लेकिन सिर्फ नाम जान लेने से या फिर नाम सुन के इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये तीनों म्यूचुअल फंड को मैंने किन किन बेसिस पे शॉर्टलिस्ट की है। प्रोसेस को समझिए ताकि फ्यूचर में आप खुद अपना पोर्टफोलियो बना सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो आपको किन किन पैरामीटर्स में ध्यान देना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले? तो सबसे पहले पैरामीटर है 10 साल का CAGR। इन तीनों म्यूचुअल फंड के पिछले 10 साल के CAGR अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ CAGR देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम 5 साल या फिर 10 साल की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब 20 से 25 साल तक। उसके बाद है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि बात यहाँ लॉन्ग टर्म की हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में आप अपना कॉस्ट जितना कम रख सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। तीसरा पैरामीटर है शार्पे रेशियो। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था अल्फा और बीटा पैरामीटर को। तो शार्पे रेशियो इन दोनों पैरामीटर को यूज़ करके ही कैलकुलेट किया जाता है। शार्पे रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना अच्छा होगा कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब जितना रिस्क आप उस म्यूचुअल फंड में ले रहे हैं, उस रिस्क के बदले में आपको उतना ही अच्छा रिटर्न वो म्यूचुअल फंड दे भी रहा है कि नहीं। तो शार्पे रेशियो इन म्यूचुअल फंड के अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छे हैं। और आखिरी पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न, क्योंकि हम इस म्यूचुअल फंड में 20 से 25 सालों तक इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्या इन तीनों म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म किया है? तो इंडेक्स फंड खुद एक बेंचमार्क है, तो इसको तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए उसका रोलिंग रिटर्न मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। उसके अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है, उसके रोलिंग रिटर्न कुछ इस प्रकार से हैं। अब इस ग्राफ से देख सकते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंट अपने कैटेगरी के बेंचमार्क को बीट किया है। कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको मिनिमम इन पैरामीटर्स को तो देखना ही चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में इन म्यूचुअल फंड से आपको अच्छा रिटर्न मिले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।